नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक चौरान। हम चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे कि सेल का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल है उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो सेल की जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सेल को हम न्यूक्लियस के बेसिस पर हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स ये 2 वर्ड से मिलकर बना, जिसका मतलब एक है प्रो और सेकंड है कैरियन। मीन्स जो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है, लेकिन जो न्यूक्लियर मटेरियल के सराउंडिंग में मेम्ब्रेन होती है, जिस तरह ये न्यूक्लियर मटेरियल है, इसकी सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती। मीन्स जो वो सेल जिनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल के सराउंड में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ये बहुत ही कहाँ पर देखने को मिलेंगी, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जो भी एनिमल्स या फिर जो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर देखने को मिलती है, उन्हें हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। मीन्स जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है उन्हें हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर होते हैं। मीन्स इनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होती है। मीन्स इन्हें हम एक कोशिकीय या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या है? ये प्रोकैरियोट्स है। जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये न्यूक्लियस का मटेरियल है। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी इसकी सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो फिर इसका मतलब इसे क्या कहेंगे हम? ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। कौन सा ऑर्गेनिज्म हो जाएगा? ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। आओ अब हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने अभी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पढ़ा था कि जिसके जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उनकी सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है? जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बंधे हुए होते हैं। मीन्स उसके चारों ओर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिस तरह आप इधर देख पा रहे हैं। ये कोई अमीबा का न्यूक्लियस है। तो ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर जो लिक्विड है और इसकी सराउंडिंग में आपको ये ब्लैक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। इसका मतलब इसको सराउंड कौन कर रहा है? ये मेम्ब्रेन कर रही है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो फिर वो सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल एक मेम्ब्रेन के द्वारा इनक्लोज्ड हो, उसे हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हमें यूकैरियोटिक सेल्स मिलती है उन्हें हम यूकैरियोट बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें यूकैरियोट्स बोलते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर एक प्रॉपर और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इसकी सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन होती है और इसके जो मेम्ब्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, उसके सराउंडिंग में आपको साइटोप्लाज्म भी देखने को मिलेगा। और जो आपको पता होगा कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, क्रोमोसोम्स है और जीन्स है, वो हमें न्यूक्लियस के अंदर ही देखने को मिलते हैं। अभी यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस और प्रोटोजोआ। ये सभी ऑर्गेनिजम्स क्या है? ये सभी यूकैरियोट्स है। वैरायटीज शोन बाय ऑर्गेनिजम्स मीन्स आपके सराउंडिंग में जो भी लिविंग थिंग्स हैं उसके अंदर आप देखते होंगे कि जो प्लांट्स हैं उसका स्ट्रक्चर, शेप और उसकी जो सेल साइज होता है वो डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल्स। जिस तरह डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके अंदर आपको डिफरेंट साइज देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह जो सेल्स होती है, सेल का भी क्या होता है कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। मीन्स जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ एक सिंगल सेल से बनते हैं। जिस तरह हम बात करें अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी क्या है? ये सभी यूनिसेलुलर हैं। और अगर मैं बात करूं जिस तरह ह्यूमन या फिर और कोई एनिमल है जिस तरह कैट या फिर डॉग, ये सभी क्या है? ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मीन्स ये बहुत सारी सेल्स कंबाइन करके या फिर उनको इकट्ठा करके
तब जाके ये ऑर्गेनिज्म तैयार हुए हैं। तो फिर ये हम इस तरह इनकी जो फॉर्मेशन के बेसिस पर हम इनको यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड कर सकते हैं। मल्टी सेलुलर मीन्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं, यूनिसेलुलर जिनके अंदर हमें सिर्फ एक सेल देखने को मिलती है, उन्हें हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। अब तक तो हमने देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ एक यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ एक मल्टी सेलुलर होते हैं, मीन्स कुछ सिंगल सेल से बनते हैं और कुछ सेवरल या फिर मैनी सेल्स से बनते हैं। अब इनकी साइज की बात करें या फिर शेप की बात करें, जो अलग अलग डिफरेंट सेल होते हैं उनका शेप भी अलग अलग होता है। जिस तरह बात करूं मैं न्यूरॉन्स की या फिर नर्व सेल की, उनकी शेप मसल सेल से या फिर और कोई पिथेलियल सेल है या फिर और कोई बल्ड सेल है या फिर बोन सेल है, जाइलम सेल है, तो इनका डिफरेंट साइज होता है। इस तरह जो नर्व सेल होती है वो बहुत ही लॉन्ग और ब्रांच्ड होती है। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और ये यहाँ पर इधर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है नर्व सेल का। जबकि जो डिफरेंट सेल होते हैं उनका क्या है, उनका भी डिफरेंट स्ट्रक्चर है। जो मसल सेल्स हैं उनका आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, मीन्स इनकी जो शेप है वो सभी की क्या है, डिफरेंट होती है। जिस तरह ये सभी सेल्स क्या है, जैसे नर्व सेल है, मसल सेल है, ये तो हमारी बॉडी के अंदर ही देखने को मिलती है। इसी तरह जो प्लांट सेल होती है, जिस तरह जाइलम, फ्लोएम, इनका भी क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर या फिर डिफरेंट शेप होती है। ये कुछ एग्जाम्पल है। जिस तरह आप देख पा रहे हैं ये राउंड सेल है, ये कौन सी है, ये आरबीसी होती है। जो हमारे बल्ड की जो सेल्स होती है उसके अंदर जो रेड कलर की सेल्स होती है वो कुछ इस तरह आपको स्फेरिकल सेल शेप में देखने को मिलती है। और जो हमारे न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल होती है जो सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम करती है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और जो हमारी मसल सेल होती है वो कुछ इस शेप में आपको दिखाई देगी। ये तो हो गया हमारे इनके जो डिफरेंट शेप्स होती है उनकी शेप के बेसिस पे कि हम किस तरह से सेल का डिवीजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके साइज की। देखा होगा कि कोई सेल तो बिल्कुल बहुत ही छोटी होती है जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, यानी कि हम पे बिना माइक्रोस्कोप के हम इन चीज़ों को नहीं देख सकते या इन सेल्स को नहीं देख सकते। लेकिन कुछ सेल्स बहुत बड़ी होती हैं जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। इस तरह बैक्टीरियाज होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं हमें वो नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते, लेकिन हम उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह अगर बात करें कि जो लार्ज सेल होती है, जिस तरह आपने एग्स देखे होंगे, किसी हैन का एग या फिर किसी बर्ड का एग, तो वो क्या होता है, वो भी एक कम्प्लीटली एक सेल होती है। लेकिन जो सेल होती है, जो एग होता है, वो उसका साइज क्या है, उसका साइज बड़ा होता है, तो जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। तो फिर जो इस तरह होती है, जो ये क्या है, ये लार्ज सेल होती है। और लेकिन जो बहुत ही स्मॉल सेल्स होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं कि इनके साइज के अंदर क्या है, डिफरेंस है। कुछ एक तो बहुत ही स्मॉल होती है, इतनी स्मॉल होती है कि उनका साइज 0.1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। जो हमारे लिविंग वर्ल्ड के अंदर जो स्मॉलेस्ट सेल है वो बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा है, मीन्स जो इसकी सेल है उसका साइज बहुत ही छोटा होता है। और जो सबसे बड़ी सेल है वो होता है ऑस्ट्रिच एग, यानी कि जो स्तुरमुर्ग का अंडा है वो हमारे सबसे बड़ी सेल होती है, क्योंकि जो उसका जो स्तुरमुर्ग के अंडे का साइज होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। जो ऑस्ट्रिच एग होता है ये लगभग 17 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। मीन्स जो आपको स्केल में देखा होगा कि जो आपका स्केल है वो लगभग 15 सेंटीमीटर का होता है, तो 15 सेंटीमीटर उससे भी कुछ ना कुछ बड़ी, मीन्स इतना बड़ा अंडा होता है उसका, जो कि सबसे बड़ी सेल है। अब थोड़ी सी हम जो फंडामेंटल फॉर्मेशंस होती है उनके बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से हमारी बॉडी बनती है। जो अभी आपको बताया था कि जो हमारी सबसे फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसे क्या कहते हैं, हम सेल कहते हैं। जो क्योंकि ये जो जितना भी जो लिविंग पार्ट होता है वो किसके अंदर होता है, वो सेल के अंदर होता है। जो भी डिफरेंट फंक्शंस है वो भी कौन परफॉर्म करती है, वो भी सेल ही परफॉर्म करती है। जिस तरह आप देख पा रहे हैं ये एक मसल सेल है। जो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स होती है उनके अंदर हमें कुछ इस तरह की सेल्स देखने को मिलती है। जो सेल्स होती है उनका डिफरेंट शेप होती है और उनकी डिफरेंट साइज होती है, क्योंकि जो अलग अलग सेल होती है उसका जो
अलग अलग फंक्शन होता है, तो फिर उस फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका क्या होता है, साइज और उनकी शेप होती है, ताकि वो उस फंक्शन को इजीली परफॉर्म कर सके। तो ये तो हो गई सेल। अब बात करते हैं कि टिश्यू। जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिल जाती है तो फिर वो किसी काम को इकट्ठे रूप में करती है, तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। मीन्स जब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इमेज के अंदर बहुत सारी मसल सेल है, ये मसल सेल्स मिलकर क्या बना रही है, एक मस्कुलर टिश्यू बना रही है। मीन्स ये मिलकर क्या करेंगे, अब स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करेंगे। कई बार क्या होता है कि जो सेल होती है वो बहुत बड़ा काम नहीं कर सकती। जिस तरह आप एक सिंगल सेल है, अगर आपको कोई वजन उठाना तो उस दौरान आपको क्या होगा कि आप नहीं कर सकते हो अकेला वजन, एक सेल उस एक्शन को नहीं कर सकती। तो फिर उस दौरान क्या होता है कि बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर एक टिश्यू बनाती है और वो टिश्यू उस काम को आसानी से कर सकता है। जिस तरह जो मसल सेल होती है, जो मस्कुलर टिश्यू होता है, जिनकी हेल्प से हमारे हाथ के अंदर हमें मूवमेंट कर सकते हैं, तो वो किसने किया, वो टिश्यूज की वजह से हुआ। तो फिर इस तरह आपने देखा कि जो बहुत सारी सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाती है, और जब इसी तरह बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि आपका ऑर्गन हार्ट है, या फिर स्टमक है, या फिर ब्रेन है, या फिर लंग्स है। तो इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जो डिफरेंट टिश्यूज है वो आपस में मिक्सअप होके या फिर कंबाइन होके क्या करते हैं, कि पर्टिकुलर काम करते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर वर्क करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी फंक्शन करती है। जिस तरह स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर हमारा जो भी खाना खाते हैं वो स्टोर होता है और वहां से उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो फिर इस तरह उसके अंदर क्या है, डिफरेंट टिश्यूज है जो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो फिर इस तरह जो सभी जो टिश्यूज मिलकर क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम ऑर्गन कहते हैं। इसी तरह जब बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन हो जाते हैं तो उनसे क्या बनता है, उनसे एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ऑर्गन सिस्टम क्या करता है, ऑर्गन सिस्टम का भी एक अपना पर्टिकुलर काम होता है। जिस तरह बात करें हम डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट सिस्टम का क्या काम है, ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी डाइजेशन होता है वो उसको परफॉर्म करता है। और जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसका काम है जो वो हमारी ब्रीथिंग करना, और जो भी खाना खाए उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड करना। इसी तरह जो सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, इनका क्या है, अपना अपना एक पर्टिकुलर कार्य होता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाते हैं तो उनसे एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी एनिमल या फिर कोई प्लांट। अगर कोई भी एनिमल और प्लांट किनसे बना, ऑर्गन सिस्टम से बना। ऑर्गन सिस्टम किससे बना, ऑर्गन से बना। ऑर्गन किससे बना, टिश्यू से बना। टिश्यू किससे बना, सेल से बना। तो इस तरह फंडामेंटल स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, वो हमारा सेल हो गया। सेल सबसे छोटी यूनिट होगी जिससे क्या बनता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म कोई भी एनिमल भी हो सकता है और कोई प्लांट भी हो सकता है। तो ये तो हो गए हमारे ऑर्गेनिज्म के बारे में। जिस तरह भी आपको बताया कि सेल्स में मिक्स होकर या फिर कंबाइन होकर टिश्यूज की फॉर्मेशन करती है, और टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं, और ऑर्गन्स कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन या हो जाते हैं तो हमें एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जिस तरह हमारी बॉडी है, ह्यूमन क्या, ह्यूमन भी एक ऑर्गेनिज्म है। और जिस तरह प्लांट है, प्लांट भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म। या फिर जो भी लिविंग थिंग्स बन जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं, हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।